नमस्कार। लोकसभा नतीजों के बाद से ही अब तक इस बात से कयास लगाई जा रही है कि पीएम मोदी का अंदाज है पिछले 2 कार्यकाल जैसा दिखाई नहीं देगा। विपक्ष की ओर से लगातार कई दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन नई सरकार के गठन और संसद की शुरुआत तक इस बात के उलट अब तक यही संकेत मिले कि मोदी सरकार बैकफुट पर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जिस प्रकार से फैसले लिए गए हैं वो इस बात की ओर इशारा है कि फिलहाल किसी का कोई दबाव नहीं है। कौन मंत्री बनेगा, सहयोगी क्या डिमांड करेंगे, इन सवालों पर विराम लगाकर स्पीकर पद को लेकर के चर्चा शुरू हुई थी। संसद सत्र की शुरुआत से ही कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिनों में सदन के भीतर जो फैसले हुए हैं और जो नज़ारा दिखा है उससे यह बात तो क्लियर है कि मोदी सरकार बैकफुट पर तो नहीं है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत जब 24 जून को हुई तब कई सवाल थे, विपक्ष की ओर से भी कई सवाल किए जा रहे थे, खास करके प्रोटेम स्पीकर को लेकर के। प्रोटेम स्पीकर पर विपक्ष के सवाल के बीच में सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। विपक्ष दबाव बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए जिन शासकों का नाम था उन्हें वापस ले लिया। प्रोटेम स्पीकर के बाद ये सवाल था कि स्पीकर पद को लेकर के कोई आम सहमति बनेगी। विपक्ष के तेवर देकर के उम्मीद तो कम ही थी, चर्चा चल रही थी इस बार बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो स्पीकर का पद एनडीए के साथी दलों के पास जा सकता है। कुछ राजनीति विश्लेषक की ओर से यह भी तर्क था कि जैसे वाजपेयी सरकार में हुआ था वैसा ही हो सकता है। विपक्ष की ओर से कहा गया कि नीतीश या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यदि स्पीकर पद नहीं लेती है तो बीजेपी उनके शासनों को तोड़ सकती है। इन चर्चाओं के बीच में ओम बिरला के नाम के साथ बीजेपी आगे बढ़ी। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार खड़ा किया जाता है, लेकिन वोटिंग की मांग नहीं की गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुने गए थे। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद बुधवार को विपक्ष उस वक्त हैरत में पड़ गया जब ओम बिरला ने 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा। इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि वह एक कालखंड काले अध्याय के रूप में दर्ज है जब देश में तानाशाही थोप दी गई थी, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया था और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंट दिया गया था। आपातकाल पर प्रस्ताव पढ़ते हुए बिरला ने कहा कि अब हम सभी आपातकाल के दौरान कांग्रेस की तानाशाही सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों की समर्थी में मौन रखते हैं। इसके बाद सदस्यों ने कुछ देर मौन रखा। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस को इस फैसले पर हैरानी भी हो रही थी और विरोध भी उनकी ओर से जताया गया। अभी इस बात से कुछ घंटे ही बीते गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में 1975 में लागू आपातकाल को संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय बताते हुए कहा कि ऐसे अनेकों हमलों के बावजूद देश में असंवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त करके दिखाई है। मुर्मू ने 18वीं लोकसभा में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण पर बात कही। राष्ट्रपति ने अपने 55 मिनट के अभिभाषण में कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक हमले हुए हैं। पुराने जितने भी मंत्री थे उन पर भरोसा जताया। कैबिनेट में दिखा वही अंदाज। इस बार के चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं है, लेकिन एनडीए की सरकार बनी है। सरकार गठन से पहले ही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी कि एनडीए के साथी दल हिसाब बराबर करेंगे। कई ऐसी खबरें भी सामने आई कि इस बार अधिक मंत्री पदों की मांग सहयोगी दलों की ओर से की जा रही है, लेकिन 9 जून को जब पीएम मोदी ने नए मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया तो सिर्फ कयास ही निकला। एनडीए में शामिल बड़े दलों को भी एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का ही पद मिला। इसके बाद दूसरी चर्चा मंत्रालयों को लेकर के शुरू हुई तो यह कहा जाने लगा कि बीजेपी के सहयोगी दल उसे रेल और वित्त मंत्रालय जैसे पद मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अधिकांश मंत्री दोबारा उन्हीं मंत्रालयों के तीसरे कार्यकाल में भी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा, वित्त, गृह, विदेश, रेल मंत्रालय में भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, मंत्रालयों के बंटवारे के बाद एनडीए में शामिल किसी भी दल ने कोई सवाल नहीं उठाए। 9 जून से 27 जून के पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो एक बात तो समझ में आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में नहीं है और तीसरे कार्यकाल में भी वह अपने इसी तरह फैसले लेते रहेंगे।